Hi, New Gurukulians. This is Tarun Elawat from Pathaks New Gurukul. We are starting a new series. हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने लग रहे हैं CUET 2023 के लिए. यहाँ पर हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे. फिजिक्स से जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स होंगे हम उनको एक डिस्क्रिप्टिव वे में टैकल करेंगे पहले, ताकि ये जान सकें कि क्या है वहाँ पर मौजूद है जो हमारे टेक्स्ट बुक में है. टेक्स्ट बुक के लिए हम एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं. उसके बाद हम लेटर ऑन क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए दूसरी बुक्स को यूज करेंगे. यहाँ पर हमारा फ्लो रहेगा. हम स्टार्ट करेंगे जो मुझे लगता है कि ठीक है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को जानने के लिए. वो है, हम स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई. क्यों? क्योंकि फिजिक्स की स्टार्टिंग हम बिल्कुल बेसिक माइक्रोकॉस्मोस से करेंगे, जहां पर हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, एटम्स एंड इट्स न्यूक्लियाई. सेकंड हमारा रहेगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. इसके बाद हम फॉलो करेंगे, थर्ड चैप्टर में हम लेके आएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ताकि हम जान सकें कि ये किस तरह से यूज होते हैं. फोर्थ हमारा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जब हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को उनके स्टैटिक स्टेट, यानी कि रुकी हुई स्टेट में जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा बताता है सेम जो चार्जेस जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक वे में पढ़े थे, जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक फ्लो में आते हैं. क्यों? जब फ्लो जनरेट होता है तभी हमारे करंट जनरेट होता है. द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट करंट. सो तब हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट से जो हमारे इफेक्ट्स जनरेट होते हैं उससे हमारा आता है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब जब हमने ये पढ़ लिया, हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को जनरेट करती है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, तो तब हमें ये पता चलता है कि अगर ये ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं. तो हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है, और इससे हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होता है. ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि आप लोग जानते हो, इसी से हमारे सारे डिवाइसेस पावर होते हैं. जो हमारे घर में लाइट आती है, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो सारी कैसी होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट, AC. अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली. अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हमने पढ़ लिया, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफरेंट चीज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग हैं. EM रेडिएशन, यानी कि ऐसी रेडिएशन जो कि बोथ फील्ड्स में डील करती हो एक साथ, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा लाइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो गया, उसके इफेक्ट्स, उसके प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिए. नेक्स्ट क्या आ सकता है? नेक्स्ट बट ऑफ कोर्स हमारा आएगा ऑप्टिक्स, क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा, तो हमारा नेक्स्ट क्या चीज आएगी? लॉजिकली ऑप्टिक्स, जो कि स्टडी ऑफ लाइट होता है. लाइट किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बेंडिंग होती है, किस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और उनके साथ वो इंटरफेयर करता है. तो जब हम ये चीज देखते हैं तब हम जान पाते हैं कि ऑप्टिक्स और उसमें लाइट किस तरह से मूव करती है, किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से उससे हम अलग अलग डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं. अब ये सारी चीजें होगी. हमने फिजिक्स के अंदर स्टार्टिंग से शुरू किया, एटम से शुरू किया, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उससे जुड़े हुए ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा. अब इन सारी चीजों का कल्मिनेशन किसी चीज में हो सकता है, बट ऑफ कोर्स हो सकता है, और हम करते भी हैं.
इसको हम करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। जी हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे आप फोन पे बात करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में वो भी आता है। जो आप कंप्यूटर या टीवी, जो कुछ भी चीज यूज करते हैं, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आती हैं। ये सारी चीजें एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड क्रिएट करती हैं, जो कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का क्रक्स है, बेसिस है। अब जब हम इन सारे टॉपिक्स को थियोरेटिकली पढ़ लेंगे, थियोरेटिकली जान लेंगे, उसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर ही। इसी सीरीज के अंदर, ऑनलाइन सीरीज में हमारी बाद में होगी, जहां पर हम पेपर्स एंड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। वहां पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना चाहिए। आपके पास न्यूमेरिकल आया है, आपके पास कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको किस तरह से उसे असेस करना चाहिए, किस तरह से उसके अंदर आपकी फोकस जाना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर आपका फोकस जाना चाहिए, कैसे आपको उसके साथ डील करना चाहिए, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा रहेगा इस पूरे वीडियो सीरीज का मेन रोल। अब जब हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इससे स्टार्ट करते हैं। एटम्स, एटम के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जब हम एटम्स की बात करते हैं, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से इसके बारे में ऐसी नहीं रही। हमें धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ी। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें जो है इसका मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन, नॉट थॉमसन एंड थॉमसन का आपका शेविंग आप पाउडर या आपकी जो बच्चों की पाउडर्स आते हैं वो वाला थॉमसन एंड थॉमसन नहीं, जे थॉमसन। सो जे थॉमसन ने आइडिया सजेस्ट किया था कि एटम कैसा होगा। उन्होंने कहा था कि एक तरीके से इसे तरबूज मान लीजिए, he took the example of a watermelon, कि इस पूरे एरिया में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो घूमते रहेंगे, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड इन इट। इसे हम प्लम एंड पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, अगर आपने सुना। पर जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए, तब हमने देखा कि अगर ऐसी बात होती कि सारे के सारे चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल अराउंड, तो हमें क्या दिखता कि जो भी हमारे इंटरेक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। हम कोई भी पार्टिकल या स्ट्रीम उसके ऊपर बोmbard करने लग रहे हैं, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करने की, और इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है हमारी नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करने की। पर ऐसा हमें नहीं मिलता, तो ये नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट इसके अंदर हमारा जो करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम है, उसमें आया था जे रदरफोर्ड के थ्रू। जे रदरफोर्ड ने एटम का जो मॉडल दिया था, वो काफी हद तक उन्होंने कहा कि आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें एटम हमारा सन की तरह सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। सो इट वाज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था ये। और आज भी जब आप देखते हैं तो ये हमारा जो अब जो हमें देखने को मिलता है एटम का मॉडल, वो बहुत हद तक ऐसा ही मिलता है। इट स्टिल फॉलोज द सेम प्रिंसिपल, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस है वो हमारे सेंटर में होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, बट ऑफ कोर्स होते हैं, बट इट फॉलोज द सेम प्रिंसिपल, जहां पर प्रोटॉन्स हमारे सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड इन अ क्लाउड लाइक फॉर्मेशन अराउंड द न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड ने ये कैसे पता लगाया? उन्होंने पता लगाया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसका सेटअप बहुत सिंपल था। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जनरेट करने के लिए बिस्मथ एटम लिया 214, उसके रेस को एक बहुत ही स्मॉल सिव के थ्रू, जो कि लेड के जरिए उन्होंने जनरेट किया, लेड की 2 लार्ज ब्लॉक्स प्लेस किए
जिससे उनका सिव क्रिएट हुआ, उसके थ्रू उन्होंने एक गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाया। अब जैसे ही वो बम्बार्डमेंट हुई, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उसके चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई थी उसके ऊपर फ्लैशेस जनरेट होने शुरू हो गए। उन फ्लैशेस को उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट जाने लगे हैं, बहुत कम के अंदर जो है स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्शन क्रिएट होने लग रही है, और कंप्लीट डिफ्लेक्शन वाले पार्टिकल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे। तो इससे उन्हें पता चला कि इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस एक्चुअल में एटम की साइज के मुकाबले में बहुत छोटा है, ऑर्डर ऑफ 10⁵ यानी कि 10,000 से लेके 1,00,000 गुना छोटा है। अब अगर इसको नॉर्मल सेंस में जानना चाहें तो मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा रूम है, उस रूम के अंदर जो है अगर हम एटम के न्यूक्लियाई को लें तो वो एक पिन हेड के बराबर होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इस चीज को उन्होंने डिस्कवर किया। अब उसके लिए उन्होंने एक ग्राफ देखा, ग्राफ के अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो ग्राफ देखा, उसमें देखा मैक्सिमम जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो नॉन डिफ्लेक्टेड थे और बहुत कम जो थे वो हमारे डिफ्लेक्ट होने लग रहे थे। इससे हमारा ये मॉडल जनरेट हुआ। अब जब हमारे मॉडल जनरेट हुआ तो हमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऑर्बिट्स कैलकुलेट करने थे। इसका मतलब, और उन ऑर्बिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस इक्वेशन का यूज किया। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमने बहुत ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं किया, हमने सिंपली इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट होकर आएगी। ये इक्वेशन जो हमारी आई, इससे हमें पता चला कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और काइनेटिक एनर्जी इतनी है, उससे हमारे पास टोटल एनर्जी का वैल्यू जनरेट होके आ गई। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड द एनर्जी ऑफ द एटम। नेक्स्ट हमारा आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमने ये ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो है डिफरेंट स्पेक्ट्रा के अंदर हमारी लाइट को एमिट करते हैं, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। जैसा कि अब आप इसमें देख सकते हैं इस इमेज में। सिमिलरली अगर लाइट जो है आने लग रही है और वो उस एटम के थ्रू होके आएगी तो हम ये देखते हैं कि उस स्पेक्ट्रा की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि वो हमें देखने को नहीं मिलती। इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो बेसिकली एक तरफ अगर एमिशन स्पेक्ट्रा है तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट या नेगेटिव कॉपी, अगर आपने कभी पुरानी फिल्में देखी होंगी, फिल्म्स होंगी जो कैमरा की, उसके अंदर होता है एक तो पॉजिटिव होता था जो कि हमारी इमेज जनरेट होती थी और पहले हमारी नेगेटिव होती थी। सेमली हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा एंड हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इस तरह से हमारा ये जनरेट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बोर्स मॉडल। नील्स बोर ने ये ऑब्जर्व किया कि रदरफोर्ड की सारी बातें सही है, एब्सोल्युटली एवरीथिंग, पर एक प्रॉब्लम जनरेट हो गया थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी? अगर इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण घूमने लग रहा है तो एसेंशियली एक टाइम के बाद वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और अगर लूज करेगा तो धीरे 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 वो एनर्जी को लूज करता हुआ आपके न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो एटम है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होने लग रहा। एटम स्टेबल है, हम किसी भी उसको उठा के देख लेते हैं तो उसके अंदर हमें इस तरह की जो है डिके जो है ऑब्जर्व नहीं हो पाता। तो ये हमें बताता है कि हमारे जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए या फिर इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, रदरफोर्ड के मॉडल को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए। उन्होंने इस चीज को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स फॉलो किए। पहला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। सेकंड,
हर ऑर्बिट के अंदर जो है मेरा मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, और वो n टाइम्स लैम्डा बाय 2 इस इक्वेशन इस नंबर का मल्टीपल होता है। थर्ड पोस्टुलेशन जो नील्स बोर ने दी वो ये दी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एक ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर सकता है, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसे हम डिके एनर्जी या फिर एमिशन एनर्जी भी कहते हैं, और इसकी इक्वेशन इस चीज से गिवन होती है। अब इससे जनरेट होते हैं एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स की इक्वेशन यहां पर हमें इस इक्वेशन से मिल जाती है। एनर्जी बैंड्स हमें यह बताता है कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक स्टेबल ऑर्बिट से नेक्स्ट स्टेबल ऑर्बिट में लेके जाने के लिए। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर हमारा जो सबसे स्टेबल ऑर्बिट होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो अट्रैक्टिव एनर्जी है, यानी कि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, इस कारण से स्टेबल ऑर्बिट में। अब जब हम इससे सेकेंड एनर्जी बैंड गैप में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, पर इससे नेक्स्ट उसमें जाने के लिए हमारी एनर्जी गैप जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है अबाउट 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एंड सेम थिंग गोज ऑन एंड ऑन। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी गेन करता है तो नेक्स्ट एनर्जी बैंड में जाने के लिए हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो सबसे स्टेबल हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे सबसे नियर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होता है। तो इस तरह से हमारे एनर्जी बैंड्स जनरेट हुए। मॉडल को एक्सप्लेन किया तब उन्होंने देखा कि ये चीजें जो है ये प्रूव हो रही है, पर इसके बाद जब डी ब्रॉगली ने सेम एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें क्वांटम प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो उन्हें लगा नहीं यार कुछ चीजें मिसिंग आ रही है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है इस मोमेंटम को ये क्यों फॉलो करता है, तो इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वेव्स सरवाइव करती हैं एक स्टैंडिंग स्ट्रिंग के ऊपर जो कि हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो एक स्ट्रिंग फॉर्म करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस ऑर्बिट्स जो कि इस मोमेंटम के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल है। लास्टली फॉर दिस चैप्टर ऑन एटम्स, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा नील्स बोर ने कंसेप्ट दिए वो सारी चीजों के ऊपर वैलिड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के अंदर जो है वो काम नहीं कर पाते। पहली बात, ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स या फिर हाइड्रोजनेटिव एटम्स जो है सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर काम करते हैं। दूसरी तरह के एटम्स, इवन वो एटम्स जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी ये काम नहीं करते। सो ये पहली लिमिटेशन निकल के आती है। नेक्स्ट लिमिटेशन निकल के आती है जब नील्स बोर के उससे हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसीज हमें जरूर मिल जाती हैं, पर वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंटेंसिटी ज्यादा क्यों आने लग रही है और कुछ फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी कम क्यों आ रही है। जैसा कि हमने हमारी स्पेक्ट्रल एमिशन के अंदर देखा था, हमारी अलग अलग सीरीज बन रही थी, लाइमन, बॉल्मर, पास्चन। तो ये अलग अलग सीरीज बनती है, इनकी अलग अलग इंटेंसिटी होती है। ये इंटेंसिटी अलग क्यों है, इस चीज की एक्सप्लेनेशन हमें बोर्स मॉडल से नहीं मिलती। सो गाइस, दिस वाज आवर चैप्टर ऑन एटम्स। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा न्यूक्लियाई का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन के ऊपर हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। और
इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो प्लीज उसे कमेंट में मेंशन कीजिए, हम उसे जल्दी से जल्दी एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस, बी ऑन द लुकआउट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।